साथियों गुड मॉर्निंग, मैं नवीन खान आपका दोस्त और मोस्ट वेलकम करता हूं आप सभी का इस प्रोग्राम में। आज का टॉपिक जुड़ा हुआ है टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी से। मार्केट में बहुत फेमस क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार की होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर देता हूं आज कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली 4 प्रकार की अभी तक चल रही है। ऑन ब्लॉकचेन 4 प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज अभी रनिंग है। पहली क्रिप्टो करेंसी होती है पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज, दूसरी क्रिप्टो करेंसी होती है यूटिलिटी टोकन्स, तीसरी क्रिप्टो करेंसी होती है स्टेबल कॉइन्स और चौथी क्रिप्टो करेंसी में आती है सेंट्रल बैंक डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज। ये 4 प्रकार की बेसिक एंड मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आती हैं। इसमें यूटिलिटी टोकन्स जो मैं आपको बता रहा हूं उसके भी अलग से 5 प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज की। तो पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज का सबसे पहला एग्जांपल है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो पेमेंट के लिए बनाई गई ऑन ब्लॉकचेन, पीयर टू प्योरली ट्रांजैक्शन किया गया, जिसको सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया। लेकिन इन ब्लॉकचेनों के ऊपर में एक खास बात ये होती है कि सिर्फ आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को सेंड कर सकते हो, बट उसके ऊपर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना या डी एप्लीकेशंस बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इन क्रिप्टो करेंसीज की सप्लाई फिक्स होती है। बेसिकली हम ये बात कहें कि इन क्रिप्टो करेंसीज की सप्लाई फिक्स होती है और इनको सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज ए पीयर टू पीयर प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कैश फॉर ट्रांजैक्शन, हम ये कह सकते हैं। इसमें बिटकॉइन आता है, इसमें लाइटकॉइन आता है, इसमें डॉज कॉइन भी आता है, इसमें मोनेरो आता है, इसमें बिटकॉइन कैश भी आता है। ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज में आती है। दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में मैं बात करूं यूटिलिटी टोकन्स की, तो इसमें 5 प्रकार और हैं। यूटिलिटी टोकन्स में अलग अलग यूजेज के आधार पर 5 अलग प्रकार हैं। पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज के बाद में जो सबसे बड़ा मेजर टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आता है वो यूटिलिटी टोकन्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला यूटिलिटी टोकन जो माना जाता है वो इथेरियम माना जाता है। इथेरियम इस कैटेगरी का सबसे बड़ा और सबसे फर्स्ट कैटेगरी वाला क्रिप्टो कॉइन माना जाता है। इथेरियम के फाउंडर रहे विटालिक बुटेरिन, जिन्होंने इथेरियम ब्लॉकचेन को बनाया और उसके ऊपर में यूटिलिटी टोकन बनाया ईथर। ईथर इज द फर्स्ट यूटिलिटी टोकन इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ओके, बट इनके अलावा और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी टोकन्स हैं जो यूटिलिटी टोकन्स में आते हैं। इनका सबसे बड़ा सिस्टम क्या होता है कि इनके पास जो सप्लाई होती है, आप इसको अगर रीड करें अच्छे से तो आप पाएंगे कि इनके पास जो सप्लाई होती है वो फिक्स नहीं होती है। इस सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि फिएट करेंसी की सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू के डाउन होने के चांसेस भी ज़्यादा होता है। तुलना करें अगर पेमेंट क्रिप्टो करेंसी से, तो इनकी वैल्यू डाउन हो सकती है और कहीं हद तक पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, इनकी सप्लाई बढ़ती है। और सबसे मेजर डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि इनके ऊपर में आप जो है बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जो यूटिलिटी टोकन्स वाली ब्लॉकचेन्स होती हैं उनके ऊपर में आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि बिटकॉइन के अलावा मैक्सिमम ब्लॉकचेन्स जिनके ऊपर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा सकते हैं या फिर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं, वो यूटिलिटी टोकन्स में आते हैं। तो एक मेजर टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज में आता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक तरीके से देखा जाए तो बिटकॉइन और कुछ पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज के अलावा जिन ब्लॉकचेन्स के ऊपर में क्रिप्टो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं या फिर डी एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं, वो सभी यूटिलिटी टोकन्स में आते हैं। और क्रिप्टो करेंसीज जो ब्लॉकचेन पे बनाई जाती हैं, अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग चीजों में काम आ रही है, वो सब यूटिलिटी टोकन्स में आती हैं। तो ये मेजर कैटेगरी है क्रिप्टो करेंसीज की। 5 अलग अलग प्रकारों में पहली कैटेगरी में आते हैं सर्विस टोकन्स। ब्लॉकचेन के ऊपर में जो डाटा स्टोरेज का काम होता है वो बहुत बड़े लेवल पे है। यानी ब्लॉकचेन एक डाटा स्टोर करने का एक प्रोटोकॉल माना जाता है। डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज अलग से बनाए जाते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो डाटा स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उनको सर्विस टोकन्स के आधार पर बनाया जाता है। सर्विस टोकन की कैटेगरी में वो टोकन्स आते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज से जुड़ी हुई। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी ब्लॉकचेन्स अमेज़न वेब सर्विसेज यूज करती हैं, यानी सर्वर क्लाउड इस्तेमाल करती है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। तो वो रेंट पे स्टोरेज लेती हैं। अपने डाटा को रिजर्व करने के लिए उनको हार्डवेयर स्पेस चाहिए होता है। बहुत सारी कंपनियां जो है डाटा हार्डवेयर स्पेस प्रोवाइड करती है एज रेंटल, तो उनके साथ डील करने के लिए अपनी क्रिप्टो करेंसी को बनाते हैं। तो ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो सर्विस टोकन्स में आती है। दूसरी कैटेगरी आती है फाइनेंस टोकन की। यूटिलिटी टोकन्स की दूसरी कैटेगरी है फाइनेंस टोकन। फाइनेंस टोकन में क्या होता है, वो क्रिप्टो करेंसीज आती है जो लेंडिंग, बोरोविंग, क्राउड फंडिंग जैसी चीजों में काम आती है। जैसे कि इसका स्पेसिफिक एग्जांपल है बीएनबी, जो कि एक बाइनेंस स्मार्ट चेन का कॉइन है और बाइनेंस का खुद का अपना एक्सचेंज है। उस एक्सचेंज के ऊपर में उन्होंने आईसीओ लॉन्च किए हैं
उन्होंने लोगों को रेफरल प्रोग्राम प्रोवाइड किए हैं। सो ऐसे फाइनेंस टोकन्स में वो टोकन्स आते हैं जो फाइनेंस से जुड़ी हुई सर्विसेज में काम आ रहे हैं। जैसे एक्सचेंज एक फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सो इसके अंदर में फाइनेंस टोकन का, बीएनबी टोकन का इस्तेमाल खास करके क्या है, रेफरल प्रोग्राम में भी दिया है। ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग फीस को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लस में यहाँ पे आप देख पाओगे कि आईसीओ जब लॉन्च हुआ था, एक्सचेंज का आईसीओ जब आया था, आईसीओ यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जब आया था, तो कुछ कॉइन जो है ऑनरशिप के तौर पे कुछ लोगों को दिए गए, जिनसे उनकी ऑनरशिप क्लियर हुई, उनके इन पे राइट्स क्लियर हुए। तो ऐसे फाइनेंशियल सर्विसेज में जो टोकन इस्तेमाल होते हैं उनको हम फाइनेंस टोकन की कैटेगरी में रखते हैं, और इनमें बाइनेंस आता है, इसमें लियो आता है। इसके अलावा हम यूटिलिटी टोकन्स में भी तीसरी अगर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आता है गवर्नेंस टोकन्स। गवर्नेंस टोकन्स क्या होते हैं? गवर्नेंस टोकन्स में उसके होल्डर्स को कुछ अलग से राइट्स मिलती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी होल्डर्स का एक ऐसी संस्था जो लोगों को अलग से एक राइट्स प्रोवाइड करती है, जहां पे जो होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग पावर होती है। इस ब्लॉकचेन के डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को रन करने के लिए, इसके नेचर को एज इट इज रखने के लिए कुछ वोटिंग पावर होल्डर्स के पास होती है, और उस होल्डिंग के एवज में उनको रिवार्ड के तौर पे कुछ टोकन्स दिए जाते हैं। तो ऐसे टोकन्स जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं उनको हम लोग गवर्नेंस टोकन कहते हैं। उनके होल्डर्स के पास कुछ राइट्स होते हैं जिनके आधार पे वो वोटिंग कर सकते हैं और ब्लॉकचेन के नेटवर्क को या डिसेंट्रलाइजेशन प्रोग्राम को चला सकते हैं। सो ऐसे टोकन जो डाओ और गवर्नेंस सिस्टम को फॉलो करते हैं वो गवर्नेंस टोकन कहलाते हैं, जिनमें आता है मैकर यानी MKR, इसके अलावा ट्रॉन, इसके अलावा ICP। इनके पास डाओ की सर्विसेज होती हैं, जहां पे लोग इनके अंदर में कुछ कॉइन्स की होल्डिंग करके और वोटिंग दे सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को रन करने के लिए। सो यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी की बात की। चौथी कैटेगरी आती है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट टोकन्स। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट टोकन्स, इनमें क्या होता है, बहुत सारे टोकन्स जो है गेमिंग में काम आते हैं, बहुत सारे टोकन्स जो है एंटरटेनमेंट में काम आते हैं, ऑनलाइन गेमिंग में, ऑनलाइन गैम्बलिंग में काम आते हैं। इनका एग्जांपल मैं दूं तो BAT एक टोकन है, BAT जो स्पेशली इन चीजों में काम आता है। ऐसे बहुत सारे टोकन्स और भी हैं जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट टोकन्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी बहुत खास है जो सबसे ज्यादा प्रचलन में आजकल चल रही है, जिसको कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स, NFT टोकन्स। ये क्रिप्टो करेंसी जैसे ही होते हैं बट क्रिप्टो करेंसी नहीं होते हैं, बट ऑन ब्लॉकचेन एज ए क्रिप्टो प्रोग्राम ये बनाए जाते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको यूटिलिटी टोकन्स की कैटेगरी में रखा गया है। इनका इस्तेमाल भी हम लोग सेंड, रिसीव, बाय एंड सेल में कर सकते हैं। बट ये क्रिप्टो करेंसी से अलग क्यों होते हैं? इसलिए अलग होते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो होती है उनकी यूनिट सिमिलर होती है। जैसे एक ट्रोन है, दूसरा ट्रोन है, तीसरा ट्रोन है, तो सब सिमिलर ही है। बट NFT जैसे नहीं है। NFT अगर मैंने एक बनाई है तो दूसरी NFT उससे डिफरेंट ही होगी, यूनिक होगी, इसीलिए इनको नॉन फंजिबल टोकन्स कहा जाता है। ये यूनिक होते हैं। सो बट ऑन ब्लॉकचेन ये बनाए जाते हैं, इनकी भी यूज केस है, इसलिए ये यूटिलिटी टोकन्स में आते हैं। सो ये 5 कैटेगरी यूटिलिटी टोकन्स में आती हैं। अब हम बात करें तीसरी मेजर कैटेगरी की, वो है स्टेबल कॉइंस। स्टेबल कॉइंस में आता है USDT, DAI, USDC ऐसे करके। तो स्टेबल कॉइंस क्या होते हैं? ये क्रिप्टो करेंसी ही होते हैं, लेकिन ये US डॉलर की वैल्यू को बैलेंस करते हैं, यानी इनकी वैल्यू स्टेबल रखी जाती है US डॉलर के अनुसार। अगर US डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इनकी वैल्यू को भी इंक्रीज किया जाएगा, इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसकी वैल्यू को भी उसके अनुसार फ्लक्चुएट किया जाता है। सो इसको स्टेबल रखने के लिए क्या किया जाता है? इसकी वैल्यू गिरेगी नहीं, इसके लिए क्या किया जाता है? बहुत सारे रिजर्व फंड इनको रखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं टीथर USDT की, टीथर USD यानी USDT। सो ये एक स्टेबल कॉइन है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है टीथर INC, जो कि हांगकांग बेस्ड एक कंपनी है, जिसकी मदर कंपनी की अगर मैं बात करूं तो iFinix है। iFinix एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है जो रजिस्टर्ड है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, और इसने अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी बनाया है बिटफिनिक्स के नाम से। सो 2012 में इन्होंने बिटफिनिक्स बनाया और 2014 में इन्होंने USDT, टीथर USDT बनाया। सो उसकी वैल्यू को बरकरार रखने के लिए अगर मैं औसतन आपको बात करूं, एक राउंड फिगर है कि इनके पास जो रिजर्व फंड है जिसके बेस पे इन्होंने अपने आप को स्टेबल कॉइन में लाया है, तो इनके पास करीबन, तो अगर मैं डिजिटल एसेट की बात करूं तो 82,000 के समथिंग बिटकॉइन जो है वो रिजर्व है, जिनकी वैल्यू करीबन $5.5 बिलियन से भी ज्यादा है। $100 बिलियन से भी ज्यादा के US बॉन्ड्स इनके पास में रिजर्व है। इसके अलावा 48 मैट्रिक गोल्ड इनके पास में रिजर्व फंड में, ट्रेजरी रिजर्व में इनके पास अवेलेबल है, जिनके आधार पे ये अपने क्रिप्टो को स्टेबल करेंसी के तौर पर रख पाते हैं। अगर उसकी वैल्यू डाउन होती है तो उसकी वैल्यू को बैलेंस करने के लिए वहां से फंड लिया जा सकता है। हाँ, ऐसा केस टेरा लूना के केस में था। टेरा USDT डाउन हुआ था, उसके पीछे रीजन यही था कि उनके पास कोई फिजिकल फंड या क्रिप्टो एसेट के अलावा कुछ ज्यादा बैकअप फंड नहीं था, इसलिए जब उसका प्राइस डाउन होने लगा तो उन्होंने लूना को बेच दिया, क्योंकि मोस्टली उसके रिजर्व में लूना ही था। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसे स्टेबल कॉइन्स बहुत सारे हैं, USDC है, कॉइनबेस की पार्टनरशिप के साथ बनाया गया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो स्पेशली अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं?
जो अदर क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनको लोग एक्सचेंजों पे एक्सचेंज करते हैं उनकी प्राइस को यूएस डॉलर के साथ एक्सचेंज कर सके, इसके लिए स्टेबल कॉइन्स बनाए जाते हैं। सो क्रिप्टो को एक स्टेबल वैल्यू देने के लिए स्टेबल क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स बनाए जाते हैं, जैसे कि यूएसडीटी है, ऐसा करके बहुत सारे और भी है। और चौथी कैटेगरी आती है सेंट्रल बैंक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो मिल करके क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं और उसका डाटा उन बैंक से लिया जाता है। जैसे कोई एक सीबीडीसी बोल के क्रिप्टो करेंसी बना दी, सीबीडीसी, और उसमें अलग अलग देशों के जो डिजिटल एसेट्स होते हैं उनके डाटा के आधार पे उसमें उनको होल्डिंग दी जाती है। सीबीडीसी एक बहुत सारे बैंकों के द्वारा बनाया गया एक क्रिप्टो करेंसी मॉडल है। बट इन 4 कैटेगरी में से सबसे ज्यादा जो प्रचलन में अभी है वो है पेमेंट क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन। सो अब आपको समझ में आ गया होगा, बिटकॉइन जो पेमेंट क्रिप्टो करेंसी इनकी सप्लाई फिक्स होती है, बट यूटिलिटी टोकन्स की सप्लाई और अदर जितने भी क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई फिक्स नहीं होती है। उनके पास ऑथोरिटी होती है कि वो अपनी सप्लाई को लॉन्ग लाइफ बढ़ा सकते हैं, जैसे कि किसी भी देश की फिएट करेंसी की सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। सो यहाँ पे ज्यादा भरोसा और ज्यादा प्राइस बढ़ने की जो संभावना होती है वो पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज की होती है। इसलिए बिटकॉइन का प्राइस को हम लोग एक बहुत बड़े इंक्रीमेंट में देखते आ रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज। अब इनके प्राइस में कैसे इन्फ्लेशन और कैसे डिफ्लेशन होता है, कैसे इनकी छपाई होती है, ये सारी चीजें जो है किस बेस पे होते हैं, मैं अगले वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।